सुधा अरोड़ा की कहानी अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी घरेलू हिंसा और उसकी भयानक परिणत पर आधारित कहानी है, जिसमें एक छोटे कस्बे की निम्न मध्यवर्गीय युवती अपने माँ बाप की इच्छा से अपनी शिक्षा और सपने को तिलांजलि देकर स्थायी नौकरी वाले सुदर्शन युवक से विवाह कर किंचित अपने से अच्छे घर में चली जाती है। लेकिन वहाँ की विपरीत और हिंसक परिस्थितियों से तालमेल बैठा पाने में अपने को अक्षम और अकेला पाती है और अंततः जिंदगी की लड़ाई हार जाती है। पत्र की शक्ल में यह कहानी आत्मघात के पूर्व दिए गए बयान की तरह है। इस कहानी के संदर्भ में लेखिका ने स्वयं लिखा है कि हिंसा का स्तर हत्या तक न भी पहुँचे तो भी लड़कियां झेलने और समझौता कर गृहस्थी चलाने की ताकत रहने तक अपने घर परिवार के लोगों को अपनी तकलीफ़ की खबर लगने नहीं देती। उन्हें लगता है कि माँ बाप ने शादी कर अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब आगे की ज़िंदगी का दारोमदार सिर्फ उन पर है जिसे उन्हें अपने दम पर निभाना है। अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी इसी मानसिकता को लेकर लिखी हुई है। इस कहानी के आरंभ में ही अन्नपूर्णा की यातनापूर्ण जिंदगी का संकेत मिलता है। कहानी का पहला वाक्य ही है कि बाबा, लिफाफे पर मेरी हस्तलिपि देखकर तुम्हारे हाथ कांप गए होंगे। डरो मत, ऐसा कुछ भी नया घटित नहीं हुआ है। कुछ नया हो भी क्या सकता है। यह उसके दुख दर्द की पराकाष्ठा को व्यक्त करने वाला वाक्य है, जिसका अनुमान उसके माँ बाप को किंचित है, मगर उसके माँ बाप की बेबसी, लाचारी उसके पक्ष में कुछ करने नहीं देती है या कि वे कुछ कर नहीं पाते हैं। इस कहानी में अन्नपूर्णा मंडल पितृसत्तात्मक व्यवस्था का शिकार हो जाती है, जिसमें एक स्त्री को अपनी शिक्षा, विवाह, संतानोत्पत्ति या जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उसका अधिकार उन्हें नहीं होता है। अन्नपूर्णा मंडल जिस परिवार में जाती है वहाँ भयानक लिंग भेद देखने को मिलता है। जहाँ उसकी माँ को यह लगता है कि उसकी अनचाही जुड़वा बेटियाँ यमुना और सरस्वती हैं, वहीं उसको अपने ससुराल पक्ष से यह ताना सुनने को मिलता है कि एक कपाल कुंडला भेजा था, 2 और साथ लेकर चली आई। अन्नपूर्णा की आशंका या वहम अकारण नहीं है कि उसका पति उसकी बेटियों को केचुओं की तरह चप्पलों से कुचल डालेगा या उसकी सास उनके ऊपर केतली का गर्म पानी फेंक देंगे, क्योंकि उसके जीवन की परिस्थितियाँ ऐसा ही साक्ष्य देती हैं जिनमें यह सब संभव है।
अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी में उस दुख की सघनता को व्यक्त करने के लिए केचुए के प्रतीक का सहारा लिया गया है। और कहानी में वह केचुआ बराबर साथ चलता रहता है। कभी वह उसकी सुखद स्मृतियों के प्रतीक के रूप में आता है, कभी उसकी यातनापूर्ण जिंदगी के रूप में आता है, कभी उसके ससुराल पक्ष के लोगों जिसमें उसके पति भी शामिल हैं के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस कहानी में पंक्तियों के बीच जो संकेत हैं वो बड़े मार्मिक हैं। उनके गहरे अर्थ संदर्भ हैं। इसलिए यह कहानी घनिष्ठ पाठ की मांग करती है। दरअसल अपने पत्रों में अन्नपूर्णा मंडल जो कुछ लिखती है, बातें केवल उतनी ही नहीं हैं। उन पंक्तियों के बीच और भी बातें पढ़ी जा सकती हैं। वह हमसे गहरी संवेदना की मांग करती हैं। अपने पत्र में किंचित व्यंग के रूप में वो लिखती है कि जब मैं विदा हो रही थी तो आप लोगों की आँखों में दिए टिमटिमा रहे थे। गोया आपको यह लग रहा था कि मैं जहाँ जा रही हूँ वह एक परीलोक है, जहाँ दिव्य आत्माएं, दिव्य अप्सराएं होती हैं जो मेरा स्वागत करने के लिए फूलों की थाल सजाकर खड़ी हैं। संकेत यह है कि जो कुछ है वह सब इसके प्रतिकूल है। वहाँ उसका अपना आत्मविश्वास साथ छोड़ जाता है और मन, कर्म और वचन से उसको तरह तरह की यातनाएं मिलती हैं। परिवार में मारे जाने वाले ताने से उसे बराबर दो चार होना पड़ता है। अन्नपूर्णा मंडल का यह कथन उसका स्वयं का नहीं है कि उसके पिता की औकात ही क्या थी कि एक स्थायी नौकरी वाले सुदर्शन युवक से उसका विवाह हो पाता। अन्नपूर्णा अपनी सुंदरता की वजह से उनकी झोली में जा पड़ी थी। दरअसल ये वो ताने हैं जो उसको बराबर सुनने को मिलते हैं। फोन पर अन्नपूर्णा मंडल संकेतों में अपनी स्थिति का बयान करती है। वो ये कहती है कि फ़ोन पर सारी बातें तो नहीं कही जा सकती। कारण यह है कि ऐसी परिस्थिति में रहने वाली बहुओं के साथ इस तरह का माहौल बना दिया जाता है कि वो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना इस तरह की बहुओं को करना पड़ता है। और माँ बाप भी ससुराल में रहने वाली बेटी
का केवल कुशल क्षेम ही सुनना चाहते हैं, उसके जीवन की वास्तविक दशाओं से वो जाने अनजाने परिचित होते हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाते। अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी में वह ये बताती है, उसका बताने का ढंग सांकेतिक ही है कि फ़ोन पर इतनी बातें करना इसलिए नहीं कि वो कहना नहीं चाहती है, बल्कि कह पाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी गतिविधियों पर तीखी नज़र रखी जा रही है। वह अपने बाबा से कहती है कि फ़ोन के तारों पर मेरी आवाज़ सुनकर आपको लगता है कि सब ठीक है, मगर ऐसा है नहीं। उसका जीना उसके ठीक होने की निशानी नहीं है। वह यह भी कहती है कि फ़ोन पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम जिस आवाज़ को सुन रहे हो, जिस आवाज़ को मेरी आवाज़ समझ रहे हो, दरअसल वह मेरी आवाज़ नहीं है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली एक बहू की वह यंत्रणा है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह चाह करके भी अपना दुख दर्द किसी से बता नहीं सकती। वो बताना भी चाहती है तो सुनने वाले उसको समझना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक उसकी लाचारी है कि माँ बाप के पास पत्र भेजती है तो उसको इस बात का विश्वास नहीं होता है कि माँ बाप उसको स्वीकार करेंगे कि उसका पत्र उसको मिल चुका है, क्योंकि उसके पहले के अनुभव ऐसे ही हैं। इस परिस्थिति में स्त्री का वह घर जहाँ उसका जन्म होता है भी उसका साथ नहीं देता, और यह एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है कि किसी भी स्त्री को अपने पहले का घर ही आजीवन अपना घर लगता है। लेकिन जिस घर के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए एक लड़की बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती है, वही घर ज़रूरत पड़ने पर उसका साथ नहीं देता। महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ में लिखा है कि ऐसी दशा में परिवार में लड़की को उस वस्तु की तरह से देखा जाता है जिसके रखने या बेचने दोनों में ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। 3 साल पहले अपने परिवार में लौटी लड़की की भावनाओं को भी लोग वहाँ समझ नहीं पाते। वहाँ वह अपने को अजनबी सा महसूस करती है, और यह संकेत देने पर भी कि
वह माँ नहीं बनना चाहती, उसके घर का कोई सदस्य साथ नहीं देता है। दरअसल भारतीय परंपरा में स्त्री का आदर्श उसके मातृत्व में स्वीकार किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने स्त्री का चरम आदर्श मातृत्व के रूप में ही स्वीकार किया है। हालांकि श्रृंखला की कड़ियाँ में महादेवी वर्मा ने यह लिखा है कि उस आदर्श को स्वीकार करते हुए भी स्त्री की शारीरिक और मानसिक अवस्था को देखते हुए ही स्त्री द्वारा इस कर्तव्य का निर्णय किया जाना चाहिए। अंततः अन्नपूर्णा मंडल 2 अनचाही बेटियों की माँ बन जाती है और उसको बराबर यह अनुभव होता है कि वह अपनी बेटियों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, क्योंकि अन्नपूर्णा मंडल ने अपने लिए रसोई की चारदीवारी में बंद जिंदगी की कल्पना नहीं की है। परिवार की इस प्रतिकूल परिस्थिति में वह जिंदगी की लड़ाई हार जाती है। इस संघर्ष में वह इतनी टूट चुकी होती है कि इस तरह का पत्र अपने माँ बाप के पास भेजने के लिए बाध्य हो जाती है। इस कहानी का असमाप्त अंत या सांकेतिक अंत पाठकों पर छोड़ देता है कि इस समस्या के समाधान पर वे खुद विचार करें। अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी का संकेत चाहे जो हो, लेकिन जिंदगी में चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां हों, उनका सामना करना चाहिए। समाधान के रास्ते तलाशने चाहिए। जब समाधान के रास्ते तलाशे जाते हैं तो एक साथ कई रास्ते नज़र आने लगते हैं। उनमें से जो रास्ता सबसे आसान लगे, जिसमें कम से कम दूसरों पर निर्भर होना पड़े, उस रास्ते की ओर, उस समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त अपने स्वाभिमान के आहत होने से आत्मघात को उत्सुक ध्रुव स्वामिनी से कहता है, देव, जीवन विश्व की संपत्ति है। इसे प्रमाद से, किंचित आवेश से या दुख की कठिनाइयों से इसका अंत तो नहीं करना चाहिए। घरेलू हिंसा के विरुद्ध देश में बहुत कड़े कानून हैं। जिस स्त्री के विरुद्ध घरेलू हिंसा हो रही हो, न केवल वह स्वयं बल्कि कोई भी व्यक्ति उसके पक्ष में शिकायत कर सकता है और ऐसे प्रावधान हैं जिसमें वो स्त्री अपने ससुराल में या अपने मायके में रहना चाहे तो सुरक्षित जीवन बिता सकती है। इस कहानी में समाधान का एक संकेत और है।
कहानी के अंत में अन्नपूर्णा मंडल अपनी बेटियों को अपने माँ बाप के पास, भाई बहन के पास भेजना चाहती है और उनसे यह आग्रह करती है कि अगर वे आसमान छूना चाहें तो यह जानते हुए भी कि वे छू नहीं पाएंगी, आप लोग कभी उन्हें मना मत करिएगा। अन्नपूर्णा मंडल अपनी छूटी हुई शिक्षा को फिर से शुरू कर सकती थी, अपनी बेटियों को पाल पोस कर शिक्षित करके आत्मनिर्भर बना सकती थी और एक सम्मानपूर्ण जीवन बिता सकती थी। समाज में इस तरह के उदाहरण हैं और कम नहीं हैं। ज़रूरत है अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ समस्या के समाधान में लगने की। धन्यवाद।